नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और जो हमारे आरओ को लेकर के जो सीरीज चल रही है, और आरओ को ही क्यों कहें, यूपी कमीशन को लेकर के या यूपी ट्रिपल एससी जो है उससे भी जो भी यूपी स्पेशल के प्रश्न है वो यहीं से बनेंगे। तो आप केवल जो है इसको एक बार गंभीरता से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ अगर एक बार देखेंगे तो बहुत सारी चीजें जो है फिर आपको कभी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि यूपी स्पेशल की चीजें ऐसा तो है नहीं जो संस्थान है या जो भी चीजें हैं बदल जाएंगे, तो वो स्थिर रहती है। करंट की चीजें रहती है तो करंट आपको देखने की जरूरत होती है, तो हर बार करंट करा ही दिया जाता है। तो यहाँ बस तो आज का जो हमारा क्लास है वो 7 नंबर का क्लास है। तो पीछे 6 जो लेक्चर है उसको मैंने कराया है, और बहुत बड़े नहीं है, आधे घंटे 35 मिनट 40 मिनट तक के सारे लेक्चर हैं। तो आप चाहेंगे तो आधे दिन में खत्म कर लेंगे। और यहाँ जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, देखिए वैसे तो मार्केट में बहुत मोटी मोटी किताबें हैं, लेकिन क्या उतना पढ़ना आपके लिए जरूरी है? तो उसकी जरूरत नहीं है। देखिए काम की चीजें तो हम आपको यहाँ दे रहे हैं। यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में ये बड़ी शर्त होती है बच्चों के लिए कि वो क्या पढ़ना है, उससे ज्यादा ये जानते रहे कि क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि दिमाग की एक सीमा होती है, कितना जाते आप जो है चीजों को रट लेंगे, और बहुत रटेंगे भी तो वो जाकर के परीक्षा में बिखर जाएंगे। तो काम वही करिए, मतलब परिश्रम वही करिए जहां से फल की प्राप्ति हो। तो इसीलिए जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उन्हीं मैगजीनों में से सारी चीजें मैं निकाल करके यहाँ करा दे रहा हूँ, और थोड़ा सा ज्यादा ही करा दे रहा हूँ। अगर हम चाहें तो इसमें भी संक्षेप में कर दे, लेकिन वो इसलिए नहीं कर रहे ताकि आप लोगों का विश्वास बना रहे कि हमने थोड़ा विस्तार से पढ़ा। नहीं तो क्षमता तो इतनी है कि हम चाहें तो इसमें भी और संक्षेप में कर देते और वहां से ही प्रश्न आएगा। लेकिन थोड़ा सा विस्तार पढ़िए, क्योंकि हो सकता है कि भाई इस बार नहीं, अगली बार नहीं, तो इन फ्यूचर यदि प्रश्न आए तो उसकी भी तैयारी आपको यहाँ होगी। तो आइए बिना समय गवाए देखते हैं अपना पहला। राज्य के कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान कितना है? तो तापीय विद्युत पर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो विद्युत उत्पादन होता है वो तापीय जो संयंत्र होते हैं, जो कोयले से संचालित होते हैं, उनके द्वारा सर्वाधिक जो है वो बिजली हमें प्राप्त होती है। राज्य का सबसे पुराना तापीय परियोजना कौन सा है? देखिए तापीय की बात है, और आप लोग शब्द पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रश्न में यदि शब्द आप कायदे से प्रश्न को पढ़े नहीं, डिमांड आपने ध्यान से देखा नहीं, तो प्रश्न को गलत करने की दिशा में आप बढ़ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो परीक्षा के ड्यूरेशन में आप लोग कर जाते हैं, परीक्षा जब खत्म होती है तो माथा पिटते करे यार ये तो आता हुआ क्वेश्चन था, और देखो ऐसे मेरे 5-6 क्वेश्चन गलत हो गए। कई ऐसे बच्चे हैं जो ये कहते हैं कि सर हमको तो प्रश्न आ रहा था लेकिन हम ध्यान से नहीं पढ़े, इसी वजह से गलत हो गए। तो आप ध्यान से क्यों नहीं पढ़े? समय पर्याप्त रहता है, तो थोड़ा सा प्रश्न ठहर करके पढ़िएगा तो गलत नहीं होगा, आप सही करेंगे। तो देखिए राज्य की सबसे पुरानी जो है तापीय परियोजना कौन सी है? तो हरदुआगंज है। और हरदुआगंज कहाँ है? तो हरदुआगंज जो तापीय परियोजना है वो अलीगढ़ में है। तो आप लोग इसका भी याद रखिएगा। हरदुआगंज जो तापीय परियोजना है वो प्रदेश की सबसे पुरानी तापीय परियोजना है, और ये अलीगढ़ में स्थित है। रोजा ताप विद्युत परियोजना रिलायंस ग्रुप द्वारा है, 1200 मेगावाट का स्थापित है, और कहाँ है? तो शाहजहांपुर में है। फिर 12 जो संगम का है ताप विद्युत परियोजना, ये टाटा ग्रुप का है, और ये प्रयागराज में। स्थापित वर्ष पढ़ने की जरूरत नहीं है, 12 को जानिए। 12 जो ताप विद्युत परियोजना है वो कहाँ है? तो वो प्रयागराज में है। अनपरासी विद्युत परियोजना कहाँ है? तो सोनभद्र में है। तो रोजा के बारे में शाहजहांपुर में तापी है, अनपरासी जो है तापी है सोनभद्र में, 12 कहाँ है? मिर्जापुर सारी प्रयागराज में है। रिहंद, ओबरा, माता टीला, शीतला, निर्गाजनी, चितौरा, सलावा, भोला, बेलका, खारा, बाबैल आदि राज्य सरकार की क्या है? जल विद्युत स्टेशन। तो देखिए अभी आपने देखा होगा कि मैंने रिहंद को जो है बताया है कि यहाँ क्या है कि तापीय भी है। तो रिहंद तापीय में भी है और जल विद्युत स्टेशन में भी है। और ये जब भी पूछा जाएगा तो इसका परीक्षा ध्यान में रखता है, तो ऐसे ऑप्शन नहीं बनाएगा कि आपका आपको कंफ्यूज हो जाए। तो रिहंद तापी के लिए भी मन में रख लीजिए कि तापीय प्लांट भी वहां है, और जल विद्युत का भी केंद्र है रिहंद में।
तो ये याद रखिएगा। और ये रिहंद हुआ, ओबरा हुआ, माता टीला, शीतला, ये सब कौन से हैं? जल विद्युत स्टेशन है। राज्य का सबसे बड़ा रिहंद जल विद्युत स्टेशन कहाँ है? तो राज्य का जो सबसे बड़ा जल विद्युत स्टेशन है वो रिहंद है, और ये रिहंद नदी पर ही स्थित है। तो रिहंद नदी जो ये स्थित है वो कहाँ है? तो सोनभद्र में है। फिर भागीरथी एवं धिलंगना संगम पर उत्तराखंड में स्थापित टिहरी जल विद्युत परियोजना। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि टिहरी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो भागीरथी और धिलंगना के तट पर है, मतलब उस पे स्थित संगम पे। और ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं केंद्र सरकार की संयुक्त परियोजना, मतलब उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की ये संयुक्त परियोजना है। सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत अगले 5 वर्षों में सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है 22,000 मेगावाट। मतलब जो 2022 की सौर ऊर्जा नीति है उसके तहत जो टारगेट रखा गया है कि 22 से 27 तक के बीच में 22,000 मेगावाट की उत्पादन क्षमता को विकसित करने का प्रयास किया गया है। तो ये आप जानते रहिएगा। प्रदेश का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट कहाँ लगाया गया है? तो रिहंद जलाशय सोनभद्र में। प्रदेश का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट कहाँ लगाया गया है? रिहंद जलाशय सोनभद्र में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी की जो है 9 विद्युत परियोजनाएं कार्यरत है। और इसमें आप देखिए सिंगरौली कौन है? तो कोयला आधारित है, और सिंगरौली है कहाँ? सोनभद्र में। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि क्या है कि आयोग यहाँ से प्रश्न पूछा है कि कौन सिंगरौली कहाँ और किससे आधारित है, मतलब तापी है, मतलब कोयला आधारित है, कि जो है जल हाइड्रो से है, या न्यूक्लियर है, मतलब नाभिकीय है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए सिंगरौली जो सोनभद्र में कोयला आधारित भी है, और सिंगरौली सोनभद्र में है ये जल हाइड्रो पर भी आधारित है। ये इसका भी याद रखिएगा कि सिंगरौली में कोयला से भी बिजली बनाई जाती है और जल से भी विद्युत बनाया जाता है। फिर रिहंद क्या है? ये सोनभद्र में कोयला आधारित है। रिहंद जो है वो कोयला आधारित है। ऊंचा हाथा बरेली कोयला आधारित है। टांडा जो अम्बेडकर नगर में है ये कोयला आधारित है। दिव्यापुर औरैया वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? गैस आधारित है। तो दिव्यापुर औरैया कौन सा है? गैस आधारित, और इसी में सोलर आधारित। मतलब दिव्यापुर औरैया में जो स्थापित है एनटीपीसी की परियोजना वो गैस और सोलर आधारित। गैस पे तो पूछ लिया, हो सकता है कि दिव्यापुर को लेकर के सोलर से जुड़ के पूछे, तो आप कंफ्यूज मत होइए सर हम तो गैस को याद किए हैं। तो गैस के साथ साथ यहाँ सोलर पे भी आधारित जो है ऊर्जा का निर्माण होता है, विद्युत ऊर्जा। फिर दादरी कौन सा है? तो दिल्ली के बगल है, ये गैस आधारित है। बिल्हौर जो कानपुर में है सोलर आधारित है, और मेजा जो प्रयागराज में है वो कोयला आधारित है। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। ये इस बार अगर नहीं आएगा तो आगामी जब भी आप परीक्षा देंगे तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना सदैव रहती है। तो एकदम ध्यान से देख लीजिए कौन कहाँ पे है, और फिर ये किससे आधारित है, मतलब सोलर पे है कि सौर पे है, सॉरी सौर पे है, तो तापीय मतलब कोयले पर है, जल पे है या गैस पे। तो खारा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो खारा जल विद्युत परियोजना आसन नदी पर है, और ये आसन नदी कहाँ है? सहारनपुर में है। मतलब खारा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो आसन नदी पर है, और जिला अगर पूछे तो सहारनपुर में। बहुत महत्वपूर्ण है। फिर ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर है? रिहंद में है। और नरोरा आणविक संयंत्र स्थापित है। देखिए नरोरा जो आणविक संयंत्र स्थापित है वो बुलंदशहर में है, और उत्तर प्रदेश में एकमात्र आणविक संयंत्र कौन सा है? नरोरा का है, और ये कहाँ है? बुलंदशहर में है। वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना की गई है रोजा में। तो मैंने पीछे ही बताया है कि भाई रोजा वाला जो है वो ताप विद्युत स्टेशन है, और रिलायंस समूह का है। कहाँ है? शाहजहांपुर में। निम्न से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? तो नरोरा है, यही तो बुलंदशहर में है। और माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो ये बेतवा नदी पर है, और चूंकि बेतवा नदी पर ये जल विद्युत परियोजना है।
क्योंकि मैंने पीछे बताया ना कि बेतवा पे जो है वो जल विद्युत परियोजना से जो है बिजली बनाई जा रही है। इनमें से कौन सा तापी परियोजना नहीं है? तापी परियोजना कौन सा नहीं है? तो बिहंग नहीं है। फिर प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है? तो ऊपरी गंगा नहर पर। वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रदेश का जो ऊपरी गंगा नहर है इस पे सबसे अधिक जो है जल विद्युत केंद्र स्थापित किए गए। ऊपरी गंगा नहर पर प्रदेश के सबसे अधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं। शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ है? झांसी में। शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ है? झांसी में है। और उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है नरोला में। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस जिले के सहयोग, किस देश के सहयोग से हुई है? तो ओबरा जो है ताप विद्युत केंद्र की स्थापना जो है वो रूस के सहयोग से हुई है। प्रश्न पूछा गया है। फिर निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में कौन गैस आधारित नहीं है? तो दादरी है। दादरी को मैंने पीछे क्या बताया, आप यहाँ देखिए। कौन सा सारी गैस आधारित है? तो दादरी है। तो पीछे मैंने बताया कि दादरी जो है वो गैस आधारित है। और देखिए ये प्रश्न पूछा गया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो कौन सा स्टेशन कहाँ है स्थान और किस पे आधारित है, ये बहुत मस्ट है। तो ये गैस आधारित है दादरी वाला। फिर फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना की गई है। तो कहाँ की गई है? मिर्जापुर में। और ये तो करंट का प्रश्न रहा है, जब ये बना था तो जब इस पे था तो चल रहा था तो इसका आया भी हुआ है कई बार, ये 2 बार तो पूछा जा चुका है कमीशन के द्वारा। फिर राज्य का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है रिहंद बांध पर। और निम्न में से कौन सा एक बात उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो बदवा नहीं है। तो ये तो मैंने पीछे बताया है कि अगवा है, ये बघेलखंड है। तो ये सब जो है उत्तर प्रदेश में, बदवा जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन किस अधिनियम के तहत और कब किया गया? तो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत किया गया और 1980 में किया गया। फिर प्रदेश में कोयला पाया जाता है। तो प्रदेश में कोयला कहाँ पाया जाता है? तो सिंगरौली क्षेत्र, सोनभद्र में। वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रदेश में कोयला जो क्षेत्र है वो सिंगरौली में है। और ये सिंगरौली कहाँ है? सोनभद्र में। फिर पाइराइट्स एक जो खनिज है वो कहाँ पाया जाता है? तो मिर्जापुर में पाया जाता है और सोनभद्र, मतलब मिर्जापुर सोनभद्र दोनों जगह ये पाइराइट्स पाए जाते हैं। फिर फायर क्ले जिसे नॉन प्लास्टिक कहा जाता है, ये पाया जाता है मिर्जापुर और सोनभद्र में। और देखिए आगे बढ़ने से पहले संस्थान के द्वारा मुख्य परीक्षा के बैच चलाए जा रहे हैं। तो यदि अभी तक आप लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करें, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि तैयारी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो चरण होता है मेंस का होता है। और मेंस में भी अगर आपको क्लियर करना है तो उसके लिए आंसर राइटिंग सबसे अनिवार्य शर्त होती है। क्योंकि आप लाख पढ़ लीजिए, आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं तो मेंस क्रैक नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए संस्थान के द्वारा मेंस के प्रोग्राम वर्ष भर चलाए जाते हैं और हमारा फोकस भी मेंस पे होता है। क्योंकि पीटी को लेकर के तो हमको ये पता है कि अगर 3 महीना 3.5 महीना आप किसी भी पीटी की परीक्षा पे सीरियस होंगे और सीरियस होंगे, मतलब कायदे के स्टूडेंट होंगे, तो पीटी तो निकल जाएगा। असली फाइट जो है वो मुख्य परीक्षा में होती है। और हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ तो सबसे बड़ी समस्या है कि अच्छे कंटेंट की। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे संस्थान के द्वारा भी जो है मेंटरशिप बैच चलाया जा रहा है और पेपर 1 से हमारे टेस्ट चल रहे हैं। तो आप लोग जुड़िए, यहाँ पे आके रोजाना आपको हम प्रश्न देंगे, आप इसको लिख करके दिखाएंगे, आप कॉपी का मूल्यांकन होगा, फिर मॉडल आंसर दिया जाएगा। इस कड़ी में यदि आपको तैयारी से लेकर के कोई भी समस्या आएगी, कहीं भी चीजें समझ में नहीं आ रही है या हमारी कॉपी जो मूल्यांकन हुआ उसको लेकर के आपको लग रहा है कि सिलसिले में समस्याएं हैं, या मॉडल आंसर को लेकर के, या कंटेंट नहीं समझ में आ रहा, तो ये सारी चीजें जो है वो हम मेंटरशिप बैच में इसका निराकरण करेंगे। आप फोन करेंगे, हमारे मेंटर अवेलेबल होते हैं, हम भी रहते हैं। तो हो सकता है कि कभी आप फोन करें तो हम अवेलेबल हैं तो हम भी आपसे बात करें। जो भी अवेलेबल रहता है, तो विनीत सर, तेज सर, तमाम टीचर हैं जो आप लोगों को गाइड करते रहते हैं। तो इससे जुड़िए, इसका लाभ लीजिए। नंबर हमारा 7303037507। आप जो है इसकी अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं।
देखिए इस तरीके से आपको डेली जो प्रश्न दिया जाएगा आप उसको लिख करके दिखाएंगे, टेलीग्राम पे भेजेंगे, प्रॉपर वे में मार्किंग होगी कि आपका आधा नंबर भी कटा है, क्वेश्चन कटा है और इसमें क्या और बेहतर कर सकते हैं, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। और जब आप एक टॉपिक का मूल्यांकन हो जाएगा तो इसी तरीके से जो है वो मॉडल आंसर भी देंगे। और ये मॉडल आंसर जो है प्रत्येक टॉपिक से जो है वो कराएंगे और 750 प्रश्नों का जो है उत्तर आपको यहाँ प्रैक्टिस भी कराएंगे और मॉडल आंसर भी देंगे। तो सोचिए अगर आप इतना करके मुख्य परीक्षा में जाएंगे 750 प्रश्न, तो आप किस स्थिति में रहने वाले हैं। और इस बार यदि हमारे संस्थान के बच्चों का फीडबैक देखेंगे जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे पढ़ा है, हम जो लोगों ने हमसे चैट किया है, जो बात करी है, तो आप अगर उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि समृद्धि संस्था इसको लेकर के कितना ज्यादा गंभीर है। और यदि आपको चेक करना हो तो जो हमारे वीडियोस पड़े हुए हैं आप जा करके वहां से देखिए, वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन जो हमने वीडियो में कराए हैं वो सारे के सारे आए हुए हैं। तो आपको प्रमाण चैनल पे ही मिल जाएगा, तो आप लोग इससे जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। चलिए, हीरा उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है, तो देखिए बांदा और मिर्जापुर। जनरली इसमें एक जगह देता है, तो सबसे पहले अगर बांदा रहेगा तो बांदा लगाइएगा, लेकिन मिर्जापुर में भी हीरा पाया जाता है। इस तरीके से सोना कहाँ पाया जाता है, तो सोनभद्र में पाया जाता है, मतलब सोन जो नदी है शारदा यमुना गंगा के रेत में भी जो है वो सोना पाया जाता है। तांबा कहाँ पाया जाता है, तो ललितपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आया है उत्तर प्रदेश में तांबा जो पाया जाता है ललितपुर में। और ललितपुर में कहा, तो जो ललितपुर का सोनलाई क्षेत्र है तो वहां तांबा पाया जाता है। इसी तरीके से जिप्सम कहाँ पाया जाता है, जिप्सम जो है वो झांसी और हमीरपुर में पाया जाता है। और मयूर संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में कहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो मयूर संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश का है वो मथुरा में है। तो मयूर से मथुरा याद कर लीजिएगा, मथुरा के वृंदावन में है। और देश का प्रथम टाइगर रिजर्व है, तो उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व जो है वो दुधवा है। और इसकी स्थापना वर्ष कब हुआ था, 1987 में से घोषित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व है, अभी हम उसको बता दे रहे हैं। तो दुधवा जो है सबसे पहला 1987 में, और दूसरा जो है प्रदेश में दूसरा जो टाइगर रिजर्व है 2012 में घोषित हुआ है, अमनगढ़ में है। और अमनगढ़ कहाँ है, तो बिजनौर में है। प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो ये पीलीभीत में है और 2014 में घोषित किया गया। मतलब दुधवा के बाद अमनगढ़, अमनगढ़ के बाद पीलीभीत, और प्रदेश का जो चौथा टाइगर रिजर्व है ये चित्रकूट 2022 में। और इसका एक अन्य नाम क्या है, रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। जो चौथा है वो लेटेस्ट 2022 में भी बनाया गया है, ये चित्रकूट में। इसका नाम है क्या, रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश में 4 जो है वो टाइगर रिजर्व है। प्रदेश का जो पहला हाथी रिजर्व है तो वो उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व है 2009 में सहारनपुर और बिजनौर के 744 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो पहला हाथी रिजर्व क्या है उत्तर प्रदेश में, तो सहारनपुर बिजनौर में 2009 में बनाया गया था। और प्रदेश का जो दूसरा हाथी रिजर्व केंद्र है तो तराई हाथी रिजर्व है, ये करतनिया घाट, दुधवा एवं पीलीभीत टाइगर रिजर्व क्षेत्र में अवस्थित है। तो प्रदेश में दो हाथी रिजर्व भी है, केंद्र है। फिर राज्य में वन्य जीव विहार, तो ये आप देख लीजिए कि जो राज्य में जो वन्य जीव विहार है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनरली करता क्या है कि ये मिलाने को भी देता है। और आपसे दे देगा कौन सबसे पहला है, तो देखिए अगर देखा तो चंद्रप्रभा की स्थिति आप देखिए, और ये सबसे पहला तो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार ये कहाँ है, चंदौली। और ये कब बना था, 1957 में। तो चंद्रप्रभा कहाँ है, चंदौली में है, 1957 में बना था। प्रदेश का पहला जो है वन्य जीव विहार। दूसरा अगर देखा जाए तो अब देखिए रैंक में आप नहीं जाएंगे, तो आप ये बस जानिए कि किशनपुर वन्य जीव विहार है, ये कहाँ है, तो किशनपुर वन्य जीव विहार लखीमपुर खीरी में है। करतनिया घाट वन्य जीव विहार कहाँ है, तो बहराइच में 1976 में बना था। और यहाँ से जो है प्रश्न अभी पिछली बार ही परीक्षा में पीसीएस के एपीसी में पूछा गया प्रश्न है, ये याद रखिएगा। ये 76 में बना था। फिर रानीपुर वन्य जीव विहार जो था ये चित्रकूट में बना था 1970 में। देखिए रानीपुर वन्य जीव विहार तो अस्तित्व में 1970 में ही आ गया था जो चित्रकूट में।
टाइगर रिजर्व कब घोषित हुआ था? 2022 में। तो टाइगर रिजर्व क्या है? 2022 में। अगर पहले इसकी कभी बना था तो 1970 में ही बन गया था, रानीपुर वन्य जीव विहार जो चित्रकूट में है। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ये ललितपुर में है, तो ये भी 1970 में इसका समय है। फिर अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार कहाँ है? ये आगरा, इटावा और औरैया के कुछ क्षेत्रों को मिला के बना है, और इसका समय क्या है? 1979 में। फिर कैमूर वन्य जीव विहार, तो ये मिर्जापुर सोनभद्र को मिला करके, और ये सबसे बड़ा, अगर क्षेत्रफल में देखा जाए तो सबसे बड़ा इसको कहा जा सकता है। तो ये मिर्जापुर में है, 1982 में है। फिर हस्तिनापुर वन्य जीव विहार मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा, जिलों को मिला के बना है, और 1986 में है। सोहागी बरुआ कहाँ है? सोहागी बरुआ वन्यजीव विहार जो है वो महाराजगंज में है। सोहागी बरुआ वन्यजीव विहार महाराजगंज में है। और सुहेलवा वन्यजीव विहार कहाँ है? ये श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर को मिला करके है। तो सुहेलवा बेसिकली श्रावस्ती आता है, श्रावस्ती लगाइएगा। फिर कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ है? तो वाराणसी में। कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ स्थापित है प्रदेश का? तो वाराणसी में है। राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया है, सबसे पुराना है 1957 में। फिर सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? कैमूर वन्यजीव विहार, जो सोनभद्र, मिर्जापुर में मिला करके है। और ये फिर इसमें बिहार के भी कुछ क्षेत्र शामिल है, तो बिहार में भी कैमूर क्षेत्र है, तो आप लोग जो है कंफ्यूज नहीं हो। बिहार में तो कैमूर जो है एक जिला ही है। फिर सबसे बड़ा वन्यजीव विहार जो है वो कैमूर वन्यजीव विहार है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है। और महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ है? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर राज्य के जो पक्षी विहार है, थोड़ा सा इनके बारे में भी आप लोग देखिए। जो पक्षी विहार है वो कहाँ कहाँ है? चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कहाँ है? नवाबगंज में, उन्नाव में है। मतलब उन्नाव के नवाबगंज में चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार है। लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ है? तो कन्नौज में। और देखिए यहाँ से प्रत्येक वर्ष जो है प्रश्न बनते हैं, इसीलिए आप लोग को लग रहा होगा सर बहुत फैक्चुअल है, लेकिन एक बार तो अगर यूपी की परीक्षाओं को देना तो एक बार तो आपको कवर कसना ही पड़ेगा, और इससे बेहतर अवसर आपको कहीं नहीं मिलेगा कि हम इतना विस्तार से यहाँ करा रहे हैं। बस आप चीजों को देखते रहिए। तो लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में है। समसपुर पक्षी विहार कहाँ है? रायबरेली में है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ है? तो गोंडा में। पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ है? गोंडा में। सांडी पक्षी विहार कहाँ है? सांडी पक्षी विहार जो है वो हरदोई में है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। बखिरा पक्षी विहार कहाँ है? बखिरा पक्षी विहार जो है वो संत कबीर नगर में है। बखिरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में। ओखला पक्षी विहार कहाँ है? तो गौतम बुद्ध नगर में है। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में। समान पक्षी विहार कहाँ है? तो मैनपुरी में है। समान पक्षी विहार मैनपुरी में है। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ है? तो महोबा में। देखिए ये दोनों थोड़ा तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ भी आयोग पूछा नहीं है। तो विजय सागर पक्षी विहार कहाँ? महोबा में। और पटना पक्षी विहार कहाँ है? तो एटा जिला में, जो उत्तर प्रदेश का एटा जिला है वहां पटना पक्षी विहार है। तो देखिए आपको इन सारों को देख लेना है क्योंकि यहाँ सभी से जो है प्रश्न आए हैं, सब महत्वपूर्ण है, और यहाँ बेसिकली हम महत्वपूर्ण चीजें ही करा रहे हैं आपको। फिर सुराहा ताल जो पक्षी विहार है वो कहाँ है? तो बलिया में है। सुराहा ताल पक्षी विहार बलिया में है। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा जो इटावा में है। सूर सरोवर बहुत महत्वपूर्ण, आगरा और इटावा में है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार कहाँ है? बेती कुंडा में, जो राजा भीजाक का जो क्षेत्र था और उसका नाम ही बदल कर फिर मायावती जी ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो पक्षी विहार कर दिया था, तो ये बेती कुंडा में है। और शेखा झील पक्षी विहार कहाँ है? तो शेखा झील जो पक्षी विहार है अलीगढ़ में। ये बहुत महत्वपूर्ण और अभी हाल के वर्षों में यहाँ से 2 बार प्रश्न बने हैं। तो शेखा झील जो पक्षी विहार है वो कहाँ है? तो वो अलीगढ़ में है। फिर चांद खमरिया कृष्ण मृग आरक्षित क्षेत्र का है। तो चांद खमरिया कृष्ण मृग आरक्षित क्षेत्र प्रयागराज में है। और प्रयागराज में भी कहा? तो मेजा में है। चांद खमरिया कृष्ण मृग
कृष्ण मृग पक्षी विहार सारी आरक्षित क्षेत्र जो है मेजा प्रयागराज। एटा के पटना पक्षी विहार घोषित किया गया है रिजर्व अभ्यारण्य। अब ये याद रखिए, एटा के पटना पक्षी विहार अभी मैंने पीछे ही बताया, और इसे रिजर्व अभ्यारण्य के रूप में भी जो है वो घोषित किया गया है। राज्य का प्रथम पक्षी विहार कौन सा है? राज्य का प्रथम पक्षी विहार अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद जो पक्षी विहार नवाबगंज उन्नाव में जो है वो है। फिर राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख भौसी पक्षी विहार कन्नौज में है। मतलब राज्य का पहला जो नवाबगंज उन्नाव में है चंद्रशेखर आजाद, राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख भौसी कन्नौज वाला, और राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार जो है शेखा झील पक्षी विहार जो है वो है, और ये कहाँ है? तो अलीगढ़ में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख एक्सप्रेस वे, देखिए अब आप कहेंगे सर ये एक्सप्रेस वे क्यों बता रहे हैं? क्या करिएगा, एक्सप्रेस वे से भी प्रश्न पूछे, उससे दो प्रश्न बनते हैं। एक तो वो बनता है कि भाई इसकी लंबाई कितनी है, एक बार प्रश्न आया है, और ये जो समाजवादी एक्सप्रेस वे है जो आगरा से लखनऊ तक का है इसकी लंबाई पूछा था। और दूसरा बनता है कि किन किन जिलों से होकर जाती है, और उसमें से चार ऑप्शन में से एक जिला ऐसा दे देगा जो उसके आसपास तो है, आपको लगेगा कि जाती होगी लेकिन वो टेस्ट नहीं करता, क्योंकि भाई जनरली आप लोग स्टूडेंट अभी इतना तो घूमे नहीं है कि प्रदेश के सारे जिलों के बारे में जानिए, सारे एक्सप्रेसवे के बारे में जानिए, आप लोग पढ़ के ही जानते हैं। तो जनरली आता है तो बच्चे गलत कर देते हैं। तो यहाँ 3-4 महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे हैं, हम उनकी लंबाई की भी चर्चा कर देते हैं, और वो किन किन जिलों से होकर गुजर रहे हैं उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला है यमुना एक्सप्रेसवे, जिसे ताज एक्सप्रेसवे कहते हैं, मायावती जी के समय में बना था, और ये ग्रेटर नोएडा से आगरा जाता है, 6 लेन का है, और लंबाई कितनी है इसकी? तो 165 किलोमीटर, 165 किलोमीटर लंबा है, 6 लेन का है, ग्रेटर नोएडा से आगरा के बीच में जाता है, और ये प्रदेश के 5 जिलों को जोड़ता है। 5 जिले इसमें कौन से आते हैं? गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, अलीगढ़, आगरा, हापुड़। तो देखिए आगरा और मथुरा याद कर लीजिए, गौतम बुद्ध नगर से तो जा ही रहा है, बीच में अलीगढ़ पड़ेगा और हापुड़, ये 5 जिलों को भी देख लीजिएगा। फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, अब इस पे देखें तो ये भी जो है वो 6 लेन का है, लंबाई कितनी है? तो 302 किलोमीटर, और यही जो है परीक्षा में आपसे पूछा गया था। तो पहले की लंबाई 165 किलोमीटर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का जो है उसकी लंबाई कितनी है? तो 302 किलोमीटर है, और ये प्रदेश के 10 जिलों से होकर जाता है। तो 10 जिले कौन से हैं? तो आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर, उन्नाव, हरदोई और लखनऊ। मतलब आगरा से लखनऊ जा रहा है, 2 तो ऐसे ही हो गए, अब ये 20 के जिलों को आप लोग देख लीजिएगा। तो ये 10 जिलों से होकर जाता है, 6 लेन का लंबाई 302 किलोमीटर। फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इसकी भी लंबाई कितनी है? सॉरी ये भी 6 लेन का है, और लंबाई कितनी? तो 340 किलोमीटर। मतलब ये देखा जाए तो जो समाजवादी एक्सप्रेसवे है जो आगरा से लखनऊ के लिए जा रहा है उससे ये लंबा है, मतलब वो 302 किलोमीटर है, और ये 300 जो है 40 किलोमीटर है। ये भी प्रदेश के 9 जिलों से होकर जाता है, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे यहाँ से प्रश्न बना है, इन जिलों से दे दिया था। और देखिए इसका जिला क्या है? तो सबसे पहले लखनऊ, फिर बाराबंकी, फिर अमेठी, फिर सुल्तानपुर, अयोध्या, फिर अयोध्या से अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, ऐसे क्रम से चलिएगा तो याद होगा। फिर लखनऊ के बाद पढ़ेंगे बाराबंकी, बाराबंकी के बाद अमेठी, अमेठी के बाद सुल्तानपुर, अयोध्या, फिर अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, ये 9 जो जिले हैं इससे होकर जाता है। और यह उत्तर प्रदेश का संचालित सबसे लंबा एक्सप्रेस है। वर्तमान में जो भी संचालित एक्सप्रेसवे है उसमें जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है 340 किलोमीटर के साथ प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए जितने भी अभी मैंने तीनों एक्सप्रेसवे बताया, चाहे ताज, समाजवादी और पूर्वांचल, सभी 6 लेन के थे, लेकिन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है वो 4 लेन का है। और अगर लंबाई देखा जाए तो 296 किलोमीटर ये लंबा है, और ये प्रदेश के 7 जिलों से होकर जाता है। तो 7 जिले कौन से हैं? तो चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा। यह उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेस कौन सा है?
उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेस वे जो है वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, इसका ध्यान रखिएगा। आप लोग कहीं गलती से जो है वो पूर्वांचल या ताज उसको मत लगा के आ जाइएगा, क्योंकि देखिए बुंदेलखंड का जो रीजन क्षेत्र है वहाँ सोलर परियोजनाओं के निर्माण के लिए बहुत अनुकूल दशा है। वो मैथ्स में जब मैं पढ़ाता हूँ क्षेत्र में को लेकर के विशेषताओं में, तो मैं इसको चर्चा करता हूँ। और जब आप उस क्षेत्र में जाएंगे तो खूब बड़े बड़े सोलर प्लांट्स को आप देखेंगे भी वहां जाकर, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर सर्वप्रथम 1986 में हल्दिया से प्रयागराज तक 1620 किलोमीटर के गंगा जल मार्ग को घोषित किया गया था। तो समय कब था? 1986 में। हल्दिया से प्रयागराज, हल्दिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। ये जानिएगा हल्दिया से प्रयागराज है, और इसकी लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर। ये गंगा जल मार्ग घोषित किया गया था राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1, मतलब नंबर 1 जो है राष्ट्रीय जल मार्ग की संख्या, ये सबसे पहले प्रयागराज से जो हल्दिया तक की चीजें वो हुई है। और उत्तर प्रदेश में 2 रेल जोन है, पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे। और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो गोरखपुर में। और उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो प्रयागराज में। और अगर आपसे पूछता है उत्तर मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र कहाँ है, तो वो भी प्रयागराज में। तो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्र प्रयागराज में, उत्तर मध्य रेलवे जोन जो है वो भी प्रयागराज में। और पूर्वोत्तर रेलवे का जो जोन है वो कहाँ है? तो गोरखपुर में है। तो आप लोग इसको भी देखिएगा कि प्रदेश में 2 रेलवे जोन है। चलिए आज के लिए इतना ही। ये हमारे मेंस को लेकर के मैंने बताया है। यदि अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करिए, क्योंकि अभी तो ऑफर चल रहा है। अभी आपको ये कोर्स जो है 7,499 रुपए में मिल जाएगा, नहीं तो फीस बढ़ जाएगी। तो फिर आप लोग कहेंगे सर हमको पुराने फीस पे एडमिशन चाहिए, तब जो है वो समस्या होती है। तो अभी आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए, तो आप लोगों को फीस में भी डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कुछ हमारे लिंक है। तो सबसे पहले तो टेलीग्राम का लिंक है, और आप लोग इससे इसलिए जुड़िए कि जो पूछते रहते हैं मैसेज कर करके कि सर ये लोग पढ़ा रहे हैं आरओ के लिए जो हिंदी की चीजें हैं, या विनीत सर की जो क्लासेज आ रही है, या हमारे द्वारा जो करंट या यूपीएससी की चीजें लाई जा रही है, उसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो उसका पीडीएफ इसी हमारे समृद्धि आईएएस के टेलीग्राम पे मिलेगा। और जब आप ज्वाइन करिएगा तो इस तरीके का लोगो भी आपको वहां दिखेगा। तो आप लोग ज्वाइन करिए, क्योंकि जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ आपको वहां मिलेगा। ये तो हमारे चैनल है यूट्यूब पे, एक तो जिससे भी हम आप रूबरू हो रहे हैं, और दूसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल। यदि अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया, उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसे कमेंट करें, लाइक करें, क्योंकि ये सब आप ही के चैनल है। यदि वाकई में आपको हमारे प्रयास अच्छे लग रहे हैं तो कम से कम आप एक लाइक, कमेंट और शेयर तो कर ही सकते हैं हमारे लिए। इतनी तो उम्मीद हम आपसे कर सकते हैं, तो इसको करें। और आप हमारे अगर किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो 7303075007 पे आप जो है संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।